आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का गुणन। हमारे जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती है जब हमें पूर्णांकों का गुणन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में 3 बार 500 रुपए जमा करता है तो उसने कितनी धनराशि जमा की होगी, यह 3 गुना 500 के गुणनफल से पता किया जा सकता है। इसी तरह अगर वह अपने खाते से 3 बार 200 रुपए निकालता है तो निकाली गई धनराशि 3 गुना ऋण 200 के गुणनफल से पता की जा सकती है। ऐसी स्थिति में हमें पूर्णांकों के गुणन की समझ होना आवश्यक है। आइए पूर्णांकों का गुणन एक मजेदार तरीके से सीखें। यहाँ 2 प्रकार के बटन हैं, एक लाल और एक नीला। मान लीजिए लाल बटन का मान 1 है और नीले बटन का मान ऋण 1। इनके उपयोग से चलिए समझते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का गुणन। मान लीजिए हम 2 लाल बटन लेकर इनका एक समूह बनाते हैं, तो अब एक समूह का मान होगा 2। अगर हम ऐसे 3 समूह बनाते हैं तो इन सभी का मान क्या होगा? इसे प्राप्त करने के लिए हम 2 को 3 बार जोड़ेंगे। इसे ही गुणन के रूप में 3 गुना 2 से व्यक्त किया जाएगा। यहाँ दूसरी संख्या समूह का मान दर्शाती है और पहली संख्या को धन चिन्ह लगाकर हम कितने समूह जोड़े गए हैं यह व्यक्त करते हैं। चूँकि अब यहाँ कुल 6 लाल बटन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 गुना 2 का परिणाम है 6। इस तरह से किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों के गुणन का परिणाम धनात्मक यानी पॉजिटिव ही होता है। अब आइए सीखें 2 ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स का गुणन कैसे करते हैं। मान लीजिए हम एक लाल बटन और एक नीला बटन लेते हैं तो इनका मान क्या होगा? चूँकि एक धन ऋण 1 बराबर 0 होता है, इसलिए एक लाल और एक नीले बटन का कुल मान 0 होता है। सबसे पहले हम 6 लाल और 6 नीले बटन लेकर उनके 6 समूह बना लेते हैं। चूँकि यहाँ लाल और नीले बटन की संख्या बराबर है, इसलिए इन 6 समूहों का मान 0 होगा। अब आइए 2 नीले बटन का एक समूह ऐसे 3 समूह बनाएं। क्या आप बता सकते हैं ऐसे एक समूह का क्या मान होगा? बिल्कुल सही, ऋण 1 और ऋण 1 को मिलाकर इनका मान प्राप्त होगा ऋण 2। अगर हम ऋण 2 मान के यानी कि 2 नीले बटन के 3 समूह निकाल लेते हैं तो इसे हम व्यक्त करेंगे ऋण 3 गुना ऋण 2 से। यह दूसरी संख्या समूह का मान दर्शाती है और पहली संख्या को ऋण चिन्ह लगाकर हम कितने समूह निकाले गए हैं यह व्यक्त करते हैं। निकालने की क्रिया के बाद यहाँ 6 लाल बटन बचे हैं जिनका मान है 6, यानी कि ऋण 3 गुना ऋण 2 बराबर धन 6। इसलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन का परिणाम धनात्मक ही होता है। इसे आप दिए प्रतिरूप से भी समझ सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पहली संख्या वैसे के वैसे रखी है, लेकिन दूसरी संख्या 1 से कम होती जा रही है। इसके कारण परिणाम 3 से बढ़ रहा है। जैसे ऋण 9 में 3 जोड़ने पर ऋण 6, ऋण 6 में 3 जोड़ने पर ऋण 3, ऋण 3 में 3 जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 0 में 3 जोड़कर 3, 3 में 3 जोड़कर 6 और 6 में 3 जोड़कर संख्या 9 प्राप्त होती है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि किन्हीं भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन का परिणाम धनात्मक ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 समान चिन्ह वाले पूर्णांकों यानी इंटीजर्स का गुणनफल धनात्मक होता है। साधारणतः 2 समान चिन्ह वाले 2 पूर्णांकों का गुणनफल प्राप्त करने के लिए हम पूर्णांकों को चिन्ह के बिना गुणा करते हैं और परिणाम को धन चिन्ह लगाते हैं। अब आइए समझते हैं एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन कैसे किया जाता है। चलिए इसे 3 गुना ऋण 2 का परिणाम प्राप्त करते हुए समझे। यहाँ दूसरी संख्या है ऋण 2 जो एक समूह का मान व्यक्त करती है, इसलिए हमें 2 नीले बटन का एक समूह बनाना है। चूँकि पहली संख्या 3 है, यानी कि हमें ऐसे 3 समूह को जोड़ना है। जोड़ने पर हमें कुल 6 नीले बटन मिलेंगे जिनका मान होगा ऋण 6। इस तरह से 3 गुना ऋण 2 बराबर ऋण 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ लाल और नीली बटन का एक समूह ऐसे 6 समूह है। चूँकि लाल और नीली बटन का मान विपरीत है, इसलिए कुल समूह का मान 0 होगा। जरा सोचिए, इसमें से अगर हम 2 लाल बटनों का एक समूह ऐसे 3 समूह निकाल लेते हैं तो इसे गणित में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए सोचिए।
बिल्कुल सही। चूंकि हम दो लाल बटन का एक समूह बना रहे हैं, इसलिए दूसरी संख्या होगी 2 और ऐसे 3 समूह निकाल रहे हैं, इसलिए पहली संख्या होगी ऋण 3। निकालने पर 6 नीले बटन बचेंगे, यानी कि ऋण 3 गुणा 2 बराबर ऋण 6 होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का परिणाम ऋणात्मक यानी नेगेटिव ही होता है। यानी कि असमान चिन्ह वाले दो पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। गुणनफल प्राप्त करने के लिए साधारणतः हम पूर्णांकों को चिन्ह के बिना गुणा करते हैं और परिणाम को ऋण चिन्ह लगाते हैं। पूर्णांकों का गुणनफल संख्या रेखा पर भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए इसे मजेदार तरीके से समझें। मान लीजिए एक व्यक्ति 0 पर खड़ा है। 0 एक मूल बिंदु यानी ओरिजिन माना जाता है। धनात्मक संख्याएं मूल बिंदु के दाईं ओर की दिशा से संबंधित होती है और ऋणात्मक संख्याएं मूल बिंदु के बाईं ओर की दिशा से संबंधित होती है। अगर पहली संख्या धनात्मक हो तो इसका मतलब वह दाईं दिशा में देख रहा है। इसी तरह अगर यह ऋणात्मक हो तो वह बाईं दिशा में देख रहा है। इसी तरह अगर दूसरी संख्या धनात्मक हो तो उसे आगे की ओर बढ़ना है और अगर वह ऋणात्मक हो तो उसे पीछे की ओर बढ़ना है। इस तरह से 3 गुना 2 में पहली संख्या धनात्मक है, इसलिए व्यक्ति दाएं देख रहा है और दूसरी संख्या भी धनात्मक है, इसलिए व्यक्ति आगे की ओर 2 इकाई दूरी का 1 कदम ऐसे 3 कदम बढ़ाता है। इससे गुणन का परिणाम प्राप्त होता है 6। ऋण 3 गुना 2 में पहली संख्या ऋणात्मक है, इसलिए व्यक्ति बाएं देख रहा है और दूसरी संख्या धनात्मक है, इसलिए व्यक्ति आगे की ओर 2 इकाई दूरी का 1 कदम ऐसे 3 कदम बढ़ाता है। इससे गुणन का परिणाम प्राप्त होता है ऋण 6। 3 गुना ऋण 2 में पहली संख्या धनात्मक है, इसलिए व्यक्ति दाएं देख रहा है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है, इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर 2 इकाई दूरी का 1 कदम ऐसे 3 कदम बढ़ाता है। इससे गुणन का परिणाम प्राप्त होता है ऋण 6। ऋण 3 गुना ऋण 2 में पहली संख्या ऋणात्मक है, इसलिए व्यक्ति बाएं देख रहा है और दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है, इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर 2 इकाई दूरी का 1 कदम ऐसे 3 कदम बढ़ाता है। इससे गुणन का परिणाम प्राप्त होता है 6। आइए इन सभी नियमों को याद करने का एक आसान तरीका देखें। अगर हम गुणन में प्रयुक्त 2 पूर्णांकों के चिन्हों को ढक लेते हैं तो दिखाई देने वाला चिन्ह परिणाम के साथ लगेगा, है ना आसान? तो आज हमने सीखा पूर्णांकों का गुणन। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के गुणन के उदाहरण। एक दुकानदार प्रतिदिन 1125 रुपए अपने बैंक खाते से निकालता है। पता कीजिए 9 दिनों में उसके खाते से कितनी धनराशि कम हो जाएगी। इस उदाहरण में हम खाते से निकाली जाने वाली राशि को ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। चूँकि दुकानदार प्रतिदिन 1125 रुपए अपने बैंक खाते से निकालता है, इसलिए प्रतिदिन बैंक खाते से निकाली जाने वाली धनराशि व्यक्त की जाएगी ऋण 1125 से। दुकानदार 9 दिनों तक लगातार उतनी ही धनराशि बैंक खाते से निकालता है, इसलिए खाते से निकाली गई धनराशि होगी 9 गुना ऋण 1125। आइए 9 गुना ऋण 1125 का परिणाम ज्ञात करें। यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर का ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर से गुणा किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा कैसे किया जाता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहले हम इनके संख्यात्मक मानों को गुणा करते हैं। 9 गुना 1125 का परिणाम होगा 10,125। इसी के साथ जब आप एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए परिणाम होगा ऋण 10,125। यानी कि 9 दिनों में दुकानदार के खाते से कुल 10,125 रुपए कम हो जाएंगे। अगला उदाहरण, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। बताइए इस प्रतिरूप का नियम क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक यानी पॉजिटिव है। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक यानी नेगेटिव है। 4 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक है। 6 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। इसी तरह 7 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक है।
इसी तरह से हम कह सकते हैं, अगर गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम यानी इवन है तो गुणनफल धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर आता है। जबकि अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम यानी ऑड है तो गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर आता है। यह नियम किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन के लिए भी उपयुक्त है। इस नियम के आधार पर अब गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यह बिना गुणन किए भी पता कर सकते हैं। जैसे ऋण 3 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 6 गुणा ऋण 7 का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या सम है। इसी तरह ऋण 3 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 6 गुणा ऋण 7 का परिणाम ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है। आज हमने देखे पूर्णांकों के गुणन के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, पूर्णांकों का गुणन सिखाते हुए शिक्षक ने सवाल पूछा, ऋण 2 गुणा ऋण 5 का परिणाम क्या होगा? इसका जवाब सौम्या ने ऋण 10 दिया और समीर ने 10 दिया। आपकी राय में किसने सही जवाब दिया? कई बार 2 ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स के गुणन की सही समझ नहीं बन पाती। गुणन करते समय चिन्ह के बिना संख्याओं को गुणा कर परिणाम 10 प्राप्त किया जाता है और 2 ऋण संख्याओं का गुणा करने पर एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। इस समझ से 10 के आगे ऋण चिन्ह लगाया जाता है। इस समझ से सौम्या के जवाब को सही मान लिया जाता है और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ यह है कि किन्हीं भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसलिए 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करने के लिए पहले हम इनके संख्यात्मक मानों को यानी चिन्ह के बिना मानों को गुणा करते हैं और परिणाम के साथ धन चिन्ह लगाते हैं। इससे ऋण 2 गुणा ऋण 5 का सही परिणाम प्राप्त होगा धन 10, यानी कि समीर ने सही जवाब दिया है। मिथ्या धारणा 2, एक दिन आकाश के पापा ने आकाश को एक मजेदार सवाल पूछा। सवाल था, ऋण 1 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 5 का परिणाम क्या होगा? आकाश ने इसका जवाब दिया 120। क्या यह सही जवाब है? कई बार 2 से अधिक पूर्णांकों का गुणन करते समय संख्यात्मक मानों का गुणा कर परिणाम 120 तो पता किया जाता है, लेकिन परिणाम को कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा इसकी सही समझ नहीं होती। पूर्णांकों का गुणन करते हुए कई बार यह समझ होती है कि 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन का परिणाम धनात्मक पूर्णांक होता है। इस गलत समझ के कारण आकाश के जवाब को सही मान लिया जाता है। ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है। चिन्ह पता करने के लिए हम सभी ऋणात्मक पूर्णांकों की गिनती करते हैं। यदि इनकी संख्या सम यानी इवन है तो परिणाम के साथ धन चिन्ह लगाया जाता है, और यदि यह विषम यानी ऑड है तो परिणाम के साथ ऋण चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या है 5, जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए परिणाम के साथ ऋण चिन्ह लगाना सही है। इस तरह से आकाश के पापा के सवाल का सही जवाब होगा ऋण 120, यानी कि दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। आज हमने देखी पूर्णांकों के गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का विभाजन। राजेश ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने 5 मित्रों से 50,000 रुपए का कर्जा लिया। यदि उसने अपने प्रत्येक मित्र से बराबर का कर्जा लिया होगा तो प्रत्येक मित्र से लिया गया कर्जा 50,000 विभाजित 5 के भागफल से पता किया जा सकता है। इसे हल करने पर प्रत्येक मित्र से लिया गया कर्जा 10,000 प्राप्त होता है, जिसे हम ऋण 10,000 से दर्शाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूर्णांकों का विभाजन एक मजेदार तरीके से सीखें। यहाँ 2 प्रकार के बटन हैं, एक लाल और एक नीला। मान लीजिए लाल बटन का मान 1 है और नीले बटन का मान ऋण 1। इनके उपयोग से चलिए समझते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का विभाजन यानी डिवीजन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है 6 विभाजित 2 का भागफल क्या आएगा।
यानी हमें पता करना है कि 6 में 2 के कितने समूह होंगे। तो आइए भागफल ज्ञात करते हैं। अगर हम 6 लाल बटन रख दे तो इनका कुल मान होगा 6। अगर हम 2-2 लाल बटन के समूह बनाते हैं तो हमें ऐसे 3 समूह प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ प्रत्येक समूह का मान होगा 2। हम कह सकते हैं कि 6 में 2 के 3 समूह होंगे, यानी कि 6 विभाजित 2 बराबर 3। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। यहाँ भाजक यानी डिवाइजर शून्य नहीं हो सकता। क्या 2 ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स के विभाजन से प्राप्त भागफल भी धनात्मक ही होगा? सोचिए सोचिए। चलिए इसे ऋण 6 विभाजित ऋण 2 का भागफल प्राप्त करते हुए पता करें। यहाँ हमें देखना है कि ऋण 6 में ऋण 2 के कितने समूह होंगे। अगर हम 6 नीले बटन रख दे तो इनका कुल मान होगा ऋण 6। इनमें से अगर हम 2-2 नीले बटन के समूह बनाते हैं तो हमें कुल 3 समूह प्राप्त होंगे। यह प्रत्येक समूह का मान होगा ऋण 2। हम कह सकते हैं कि ऋण 6 में ऋण 2 के 3 समूह होंगे, इसलिए ऋण 6 विभाजित ऋण 2 बराबर 3। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। अब आइए समझते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक का एक धनात्मक पूर्णांक से विभाजन। मान लीजिए ऋण 6 विभाजित 2 का भागफल पता करना है। यह एक दिलचस्प स्थिति है। यहाँ हमें पता करना है कि ऋण 6 में 2 के कितने समूह होंगे, या 2 का एक समूह हो तो ऐसे कितने समूह का मान ऋण 6 होगा। अगर हम 2 लाल बटन ले तो इनका मान 2 होगा। 2 मान के हम कितने भी समूह को जोड़ते हैं तो कभी भी हमें ऋण 6 का मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम एक लाल बटन और एक नीला बटन लेते हैं तो इनका कुल मान होगा 1 धन ऋण 1 बराबर 0। चूंकि एक लाल बटन और एक नीले बटन के युग्म यानी पेयर का मान 0 है, इसलिए इसे हम शून्य युग्म यानी 0 पेयर कहते हैं। ऋण 6 का मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 2 शून्य युग्म लेते हैं। इन 2 शून्य युग्म में से अगर हम 2 लाल बटन निकालते हैं तो हमें 2 नीले बटन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम शून्य युग्म में 2 का मान घटाकर कुल मान ऋण 2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 और शून्य युग्म लेते हैं और इनमें से भी 2 लाल बटन यानी 2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें और 2 नीले बटन प्राप्त होते हैं जिनका मान है ऋण 2। अब यहाँ कुल 4 नीले बटन है जिनका कुल मान है ऋण 4। इसी प्रकार अब हम तीसरी बार 2 शून्य युग्म लेंगे और इनमें से 2 लाल बटन यानी 2 का मान निकाल लेंगे। इससे हमें फिर से 2 नीले बटन मिलेंगे जिनका मान है ऋण 2। अब हमारे पास कुल 6 नीले बटन है जिनका कुल मान है ऋण 6। चूंकि हमने 3 बार 2 लाल बटन का एक समूह यानी कि 2 का मान निकाला है और ऋण 6 प्राप्त किया है, इसलिए ऋण 6 विभाजित 2 का परिणाम है ऋण 3। यहाँ 3 से पता चलता है 3 समूह और ऋण चिन्ह से पता चलता है निकालने की क्रिया। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। अब आइए पता करते हैं एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर भागफल धनात्मक होता है या ऋणात्मक। मान लीजिए हमें 6 विभाजित ऋण 2 का भागफल पता करना है। यहाँ हमें पता करना है कि 6 में ऋण 2 के कितने समूह होंगे, या ऋण 2 का एक समूह हो तो ऐसे कितने समूहों का मान 6 होगा। 6 का मान प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 2 शून्य युग्म लेते हैं। इन 2 शून्य युग्म में से अगर हम 2 नीले बटन निकालते हैं तो हमें 2 लाल बटन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम शून्य युग्म में से ऋण 2 का मान घटाकर कुल मान 2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 और शून्य युग्म लेते हैं और इनमें से भी 2 नीले बटन यानी ऋण 2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें और 2 लाल बटन प्राप्त होते हैं जिनका मान है 2। यह कुल 4 लाल बटन है जिनका कुल मान है 4।
इसी प्रकार अब हम तीसरी बार 2 शून्य युग्म लेंगे और इनमें से 2 नीले बटन यानी ऋण 2 का मान निकाल लेंगे। इससे हमें फिर से 2 लाल बटन मिलेंगे जिनका मान है 2। अब हमारे पास कुल 6 लाल बटन है जिनका कुल मान है 6। चूँकि हमने 3 बार 2 नीले बटन का एक समूह यानी ऋण 2 का मान निकाला है और 6 प्राप्त किया है, इसलिए 6 विभाजित ऋण 2 का परिणाम है ऋण 3। यह 3 से पता चलता है 3 समूह और ऋण चिन्ह से पता चलता है निकालने की क्रिया। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। यहाँ भाजक शून्य नहीं हो सकता। इस तरह से अब आप समझ ही गए होंगे कि समान चिन्ह वाले 2 पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल धनात्मक होता है और असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों के विभाजन से प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में भाजक शून्य नहीं हो सकता। आज हमने सीखा पूर्णांकों का विभाजन। अगले वीडियो में इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित उदाहरण। पायल, हीना और अंकित तीनों के पास एक कार्ड है। इनमें से प्रत्येक कार्ड पर विभाजन का एक कथन लिखा है। इन कथनों को देखकर पायल यह सोचती है कि प्रत्येक कथन का भागफल अलग होगा। हीना सोचती है कि प्रत्येक कथन का भागफल बराबर होगा, जबकि अंकित के विचार से सिर्फ ऋण 120 विभाजित 12 और 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल बराबर होगा। आपके विचार से कौन सही है? चलिए पहले कथन को हल करें। यह ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर से विभाजित किया जा रहा है। इसे हल करने के लिए पहले हम ऋण 120 के संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 120 को धन 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋण 120 विभाजित 12 का भागफल होगा ऋण 10। दूसरे कथन में एक धनात्मक पूर्णांक धन 120 को ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 12 से विभाजित किया जा रहा है। यहाँ भी हम पहले धन 120 के संख्यात्मक मान 120 को ऋण 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। जब एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल ऋणात्मक होता है, यानी कि 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल प्राप्त होगा ऋण 10। तीसरे कथन में हमें ऋण 120 को ऋण 12 से विभाजित करना है। इसे हल करने के लिए पहले हम ऋण 120 के संख्यात्मक मान 120 को ऋण 12 के संख्यात्मक मान 12 से विभाजित करेंगे। इसका भागफल आएगा 10। क्या आप बता सकते हैं यहाँ 10 को कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन किया जाता है तो प्राप्त भागफल को धन चिन्ह लगाया जाता है। ऋण 120 विभाजित ऋण 12 का भागफल होगा 10। अगर तीनों स्थितियों में भागफलों की तुलना करें तो पता चलता है कि पहली और दूसरी स्थिति के भागफल बराबर होंगे, तीसरी स्थिति का नहीं। इसलिए अंकित की सोच सही है। अगला उदाहरण, मान लीजिए एक दुकानदार हानि को अपने बही खाते में ऋण चिन्ह से दर्शाता है और लाभ को धन चिन्ह से दर्शाता है। उसे एक दिन 3 पुराने टेलीविजन बेचने पर 2430 रुपए की हानि होती है। तो पता कीजिए कि अगर उसे अपने बही खाते में प्रत्येक टेलीविजन पर कितनी हानि हुई है यह लिखना होगा, तो वह कैसे लिखेगा? दुकानदार हानि को अपने बही खाते में ऋण चिन्ह से दर्शाता है और लाभ को धन चिन्ह से दर्शाता है। उदाहरण से पता चलता है कि दुकानदार को 2430 रुपए की हानि होती है, जिसे ऋण 2430 से दर्शाया जा सकता है। हमें पता करना है कि दुकानदार को प्रत्येक टेलीविजन पर कितनी हानि होती है। इसे पता करने के लिए हम ऋण 2430 को 3 से भाग देंगे। भागफल प्राप्त करने के लिए पहले हम पूर्णांकों के संख्यात्मक मान यानी चिन्ह के बिना मान को विभाजित करते हैं, जिससे हमें भागफल का संख्यात्मक मान प्राप्त होता है 810। जैसा कि आप जानते होंगे
कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। इसलिए ऋण 2430 विभाजित 3 का भागफल होगा ऋण 810। यहाँ ऋण चिन्ह से पता चलता है कि दुकानदार को प्रत्येक टेलीविजन पर 810 रुपए की हानि हुई है। अपने बही खाते में लिखते समय वह ऋण 810 लिखेगा। आज हमने देखे पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, अध्यापक ने बच्चों को 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल ज्ञात करने के लिए कहा। राकेश ने इसे सबसे पहले हल किया। उसका जवाब था 30। थोड़े समय बाद अमर ने जवाब दिया ऋण 30। तो बताइए कौन सही है? दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का भागफल ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। इसलिए 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल है ऋण 30, यानी कि अमर ने सही जवाब दिया है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों के विभाजन में भागफल को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, इसलिए वे 1800 विभाजित ऋण 60 का भागफल धनात्मक पूर्णांक 30 बताते हैं। यह एक गलत समझ है, यानी कि राकेश ने गलत जवाब दिया है। कुछ बच्चे विभाजन करते समय भाजक के ऋण चिन्ह को नजरअंदाज करते हैं और परिणाम धनात्मक बताते हैं। इन दोनों मिथ्या धारणाओं से 1800 विभाजित ऋण 60 का जवाब धनात्मक पूर्णांक 30 दिया जाता है, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए राकेश ने गलत जवाब दिया है। मिथ्या धारणा 2, मान लीजिए हम मुनाफे को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और हानि को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। इसके आधार पर निम्नलिखित का उत्तर प्राप्त कीजिए। राजेश के पास 60 दर्जन केले हैं। इनमें से 40 दर्जन केले बेचने पर उसे 240 रुपए का मुनाफा होता है और बचे 20 दर्जन केले बेचने पर 300 रुपए का नुकसान होता है। तो प्रति दर्जन उसकी कमाई क्या होगी? राजेश को 40 दर्जन केले बेचने पर 240 रुपए का मुनाफा होता है, जिसे हम धन 240 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार 20 दर्जन केले बेचने पर उसे 300 रुपए का नुकसान होता है, जिसे हम ऋण 300 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार से 60 दर्जन केले बेचने पर उसकी कुल कमाई होगी 240 धन ऋण 300, यानी कि ऋण 60। यहाँ ऋण 60 के ऋण चिन्ह से पता चलता है कि राजेश को 60 रुपए का नुकसान होता है। तो प्रति दर्जन उसकी कमाई होगी कुल कमाई विभाजित कुल दर्जन केले, यानी ऋण 60 विभाजित 60 बराबर ऋण 1, जो कि प्रति दर्जन 1 रुपए के नुकसान को दर्शाता है। इस प्रकार राजेश को प्रति दर्जन 1 रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। विभाजन करते समय कुछ बच्चे ऋण चिन्ह को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 1। इसी प्रकार कुछ बच्चे सवाल में क्या पूछा है यह नजरअंदाज करते हैं। जैसे इस सवाल में प्रति दर्जन राजेश को कितनी कमाई होती है यह पूछा गया है, लेकिन सवाल को हल करते समय बच्चे सिर्फ कुल कमाई ही पता करते हैं, यानी कि 240 धन ऋण 300 बराबर ऋण 60। प्रति दर्जन कमाई पता करने के लिए वे कुल कमाई को कुल दर्जन केलों से विभाजित करना भूल जाते हैं और जवाब देते हैं ऋण 60। यह भी गलत जवाब है। सही परिणाम पता करने के लिए यह कुल कमाई को कुल दर्जन केलों से विभाजित करना आवश्यक है। इससे सही जवाब प्राप्त होता है ऋण 1। अब यहाँ देखिए, पूर्णांकों के विभाजन के नियम यहाँ व्यापक रूप में दिए हैं। वीडियो रोककर आप इन्हें पुनः पढ़ सकते हैं। इन सभी के लिए हम कहते हैं b 0 के बराबर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब b बराबर 0 होगा तब विभाजन का परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है। जैसे 4 विभाजित 0 बराबर क्या होगा यह बताया नहीं जा सकता, इसलिए हम परिणाम को कौन सा चिन्ह लगेगा यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें ऋण 4 विभाजित 0 का परिणाम प्राप्त करना होगा तो भी इसका परिणाम भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए b 0 के बराबर नहीं है। यह दिए नियमों पर एक प्रतिबंध यानी कंडीशन है। किसी भी नियम को दर्शाते समय हमें उस पर लगे प्रतिबंध को दर्शाना जरूरी है।
इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांकों के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं।